समानता का अधिकार, समानता का अधिकार और राइट टू इक्वलिटी जो है, इसमें कितने से कितने तक अनुच्छेद आते हैं? राइट टू इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे, राइट टू इक्वलिटी, इसमें आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एसएससी आपका जीडी आपको एक परीक्षा में पूछा गया पिछली बार कि समानता के अधिकारों में कुल कितने अनुच्छेद बताए गए हैं, तो कुल कितने अनुच्छेद आप बताएंगे? कितने अनुच्छेद हैं आपका? 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल कितने हैं? कुल मिला के आप कहेंगे कि टोटल हमारे 5 आर्टिकल्स इसमें बताए गए हैं। कितना है? 5 आर्टिकल्स। ठीक है, अच्छा मुझे फटाफट से बताएं, इन 5 में से ऐसे कितने हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं? इन 5 में से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो क्या 14 इंडियंस को सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? भारतीयों को तो प्राप्त है, लेकिन सिर्फ भारतीयों को नहीं है, विदेशियों को भी है। 15 एंड 16 ये सिर्फ क्या है? भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब यहीं से हमारी बात शुरू होती है, तो लिखेंगे क्या कहता है हमारा आर्टिकल 14। एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हमको पढ़ना है। आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि राज्य, स्टेट, राज्य किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को विधि, दो बातें यहां पर की गई हैं, दोनों बातों को आप भी लिखना, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, विल नॉट डेप्राइव्ड, से वंचित नहीं करेगा। तो नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो कैसी, आपको मैंने कल बताई थी आपको कि भैया कैसी प्रवृत्ति है हमारे मौलिक अधिकारों की। तो कल हमने बात की थी कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपका नेगेटिव नेचर के हैं, यानी कि उनकी नकारात्मक प्रवृत्ति है। और नकारात्मक प्रवृत्ति क्या है? क्योंकि उनके वाक्य या जो आपका आर्टिकल है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आई आपका, कौन सी? विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो इन दोनों बातों को समझना है, पहले नोट बनाए एक अच्छा सा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि इक्विलिटी बिफोर लॉ, इक्विलिटी बिफोर लॉ। बताइए किस देश से लिया गया है? ये जो बात हमने ली है इक्विलिटी बिफोर लॉ की आर्टिकल 14 में, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से? ब्रिटेन से। दूसरी बात हमने यहां पर की 10 साथी, क्या पर? आपका विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, अर्थात हम कह सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। कहां से? यूएसए से। अब इन दोनों बातों को समझे, क्या कह रहा है आर्टिकल 14 कि स्टेट जो है ना किसी भी पर्सन को डेप्राइव नहीं करेगा, और डेप्राइव किसके लिए नहीं करेगा? आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए, और साथ में आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए। तो ये दोनों बातें क्या हैं, इनको समझना है। जब हम बात करें विधि के समक्ष समता, इसको ध्यान से देखिए, विधि क्या है? कल मैंने बताया आपको विधि क्या है, जरा एक बार बताएं विधि क्या होती है। कल हमने, आप बताइए किस आर्टिकल में विधि की व्याख्या की गई है?
लॉ को एक्सप्लेन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 13 का सब क्लॉज जो 3 है, आर्टिकल 13 के खंड 3 में इसकी व्याख्या की गई है। पूरा लिखना है आपको आज के बाद में, ऐसा नहीं आर्टिकल 13, आपको लिखना 13(3). 13(1) में क्या बताया था कलम ने कि संविधान बनने के पहले की विधियां, 13(2) में संविधान बनने के बाद की विधियां, और 13(3) में विधि की व्याख्या। याद है? ठीक है, 13 का सी सब लोगों ने कहा। तो जब हम यहां पर कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समता, तो यहां का इसका बात का मतलब है कानून के लिए सब समान होंगे, कानून के लिए सब समान होंगे, कानून के लिए सब समान। ठीक है, यानी कि मैं और आप कानून के लिए समान हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि मैं अगर चोरी कर लेता हूं या आप यदि चोरी कर लेते हैं, तो हम दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी, हाँ या ना? या ऐसा हो जाएगा कि भाई मैं एक अध्यापक हूं तो मुझे कुछ छूट मिल जाएगी, या आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी? जनरल एक परसेप्शन पर बात करते हैं तो आप कहेंगे नहीं, कानून के लिए क्या है, सब बराबर हैं, और इसी को हम बोलते हैं विधि के समक्ष समता। लेकिन विधि के समान संरक्षण में यहां पर एक बात की गई है, इसको लिखना, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, सेम बिहेवियर इन सेम कंडीशंस। इसका बात का क्या मतलब हुआ? देखो ऐसे समझिए, जैसे एक गरीब आदमी है, यहां हम देखते हैं एक कोई पुअर पर्सन है, गरीब व्यक्ति है। अब गरीब व्यक्ति ने कोई एक ऐसा अपराध कर दिया कि जिसके लिए फाइन, यानी कि जो फाइन है वो आपका 50,000 रुपए है। एक अमीर व्यक्ति है, एक रिच पर्सन है, उसके लिए भी फाइन क्या 50,000 होगा? आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये तो बात सही है भाई, विधि के समक्ष समता यानी कानून के लिए सब समान है तो फाइन बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? आप कहेंगे जी। लेकिन ये जो पुअर पर्सन है, इसकी हर महीने की जो इनकम है वो 2,000 रुपए है मात्र। हर महीने ये 2,000 रुपए कमाता है सिर्फ, और रिच तो रिच है, उसकी सीमा ही नहीं है। फिर पुअर को हमने कह दिया कि वो 2,000 रुपए कमा रहा है हर महीने के, तो इसको जो 50,000 रुपए हैं, जो पनिशमेंट है, इस पर कितना प्रभाव डालेगा? और मान के चलिए इस व्यक्ति की जो साल की इनकम है या महीने की इनकम है वो 5 लाख रुपए है, या 50 लाख रुपए इसकी महीने की इनकम है, मान के चलो एक मंथली इनकम है इसकी। तो इस पर मुझे बताइए क्या इन 50,000 रुपए का कोई प्रभाव होगा? तो एक पर तो प्रभाव हुआ नहीं पनिशमेंट का, और एक पर क्या है कि उसका पूरा जीवन सिर्फ उसी में व्यतीत हो सकता है, शायद वो फिर कर्ज की स्थिति से बाहर ही ना आए। तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर कानून के लिए सब समान हो गए तो। यानी कि फिर यहीं पर व्याख्या की गई विधि के समान संरक्षण, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी कि जैसी परिस्थिति होंगी वैसा ही व्यवहार फिर किया जाएगा। यानी गरीब को रियायतें दी जा सकती हैं, यानी कुछ छूट दी जा सकती हैं। और जब हम इस तरह का भेदभाव करते हैं, इसको बोलते हैं हम, ऐसे भेदभाव को, जब ऐसा भेदभाव हो रहा हो, याद रख लेना यहां पे भेदभाव हुआ या नहीं हुआ, तो जो ये भेदभाव हुआ है इसको हम बोलते हैं रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। लिख लेना ऐसे कहीं किनारे पे, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसा भेदभाव हुआ कि भाई समान स्थितियों में, तो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, अर्थात आपका एक तार्किक भेदभाव है। तार्किक भेदभाव है यानी कि हमको जो है क्या करना पड़ा, उनको एक, हम कह सकते हैं एक तार्किक वर्गीकरण उनका हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन उनका होना चाहिए कि भाई इस तरह के व्यक्तियों को ये छूट रहेंगी। बात समझे? दूसरे एग्जाम्पल से समझे, अगर इसी से ना समझे। आप इनकम टैक्स का नाम सुना होगा सब लोगों ने। इनकम टैक्स में साथी क्या सभी को एक जैसा टैक्स देना पड़ता है? या एक जो क्लास है, जो अमीर व्यक्ति हैं, जो एक सीमा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तभी इनकम टैक्स देना है? क्या आप मुझे बताइए, आप अगर सालाना 2 लाख रुपए कमाते हैं तो क्या आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। लेकिन मैं बात करूं कि आप सालाना 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कानून तो कहता था कि भैया उसके लिए सब समान है,
तो यानी कि सबको इनकम टैक्स देना चाहिए। तो इसी के लिए लाया गया है फिर संतुलन के लिए क्या, विधि के समान संरक्षण। यानी कि जैसी स्थितियां हैं, क्योंकि उसकी इनकम कम है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है, और जिसकी इनकम ज्यादा है उसको इनकम टैक्स देना है। जैसे एक सीमा से ज्यादा क्या होता है इनकम टैक्स में कि भाई आपसे 30% इनकम टैक्स ले लिया जाएगा, वहीं पे कुछ छूट भी है उसमें, कहीं पर वह आपका 10% भी लिया जाएगा। तो आप कहेंगे भैया फिर ये भेदभाव क्यों हो रहे हैं? तो भेदभाव इसीलिए हो रहे हैं कि उनकी स्थितियां क्या हैं। बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करें। बात क्लियर है कि भैया पहले तो बात की गई है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के लिए सब समान है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। उसी को हम बोलते हैं, जो आपका कुछ भी हम लोग इसमें छूट दें किसी प्रकार की, तो वो विधि के समान संरक्षण में आएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इस बात में कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद को समझें। जैसे हमारी, आप लोग जानते होंगे पहले जिसको हम आईपीसी बोलते थे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 हमारे यहां पर लागू था पहले, जो दरअसल में लागू तो हुआ था 1862 में, 1 जनवरी 1862 को। तो इस आईपीसी में क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें दंड बताए गए हैं भैया। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता है। ये क्या है? इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता। और भारतीय दंड संहिता क्या कहती थी? ये कहती थी कि भाई किसी अपराध के लिए आपको क्या सजा मिलेगी। अभी मुझे बताइए आईपीसी की जगह क्या हमारे यहां पर आ गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें क्या बताए गए हैं कि भाई आप कोई अगर क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, कितनी सजा आपको मिलेगी। आप चोरी करेंगे, लूट करेंगे, आप किसी के रास्ते को रोकेंगे, ठीक है, आप मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध यदि आप करते हैं तो आपको सजा सुनाई जाएगी। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति जो है, आप रोड पर जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे, और आपने किसी की गाड़ी को जानबूझ करके ठोक दिया, मतलब उसे एक एक्सीडेंट आपने कर दिया, तो आप इसके लिए पनिशेबल होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल हम पनिशेबल होंगे। लेकिन यही गाड़ी जो जा रही थी वो किसी एम्बेसडर की हो, एम्बेसडर का मतलब जो आपका राजनयिक है और हमारे देश में आया है विदेश से। अब मैंने बताया था ना आपको, आईएफएस क्या करते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए दो देशों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अन्य देशों में भेजे जाते हैं, ऐसे अन्य देश के लोग यहां पर आते हैं। अब उसकी गाड़ी यदि ठुक जाए, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो पनिशेबल नहीं है। तो ये तो फिर बात ये हो गई कि भाई कानून के लिए तो सब समान नहीं है। अगर उसको छूट है तो कानून के लिए सब समान नहीं है। वैसा नहीं आप उसको यहां बाहर निकाल लोगे, उस राजनयिक को, उस डिप्लोमेट को आप बाहर निकाल के उसका कॉलर पकड़ ले और बोले तुमने मेरी गाड़ी कैसी ठोक दी। हालांकि मतलब ऐसी स्थिति होती नहीं है कभी, क्योंकि जब वो लोग निकलते हैं तो सड़कों को खाली अक्सर करा लिया जाता है। ठीक है, जब ऐसे लोग, मुख्य लोग निकलते हैं तो सड़कें अक्सर खाली होती हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे राष्ट्रपति साहब यदि पद पर हैं और उनसे कोई क्राइम हो जाए तो क्या उन पर कोई मुकदमा विचाराधीन किया जा सकता है? तो आप कहेंगे उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, जैसे कोई राजनयिक है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहां आएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, तो उससे कोई भी पर्सन आएगा तो उन व्यक्तियों को छूट दी गई है, यानी कि वो एक विशेष व्यक्ति की तरह ट्रीट होंगे। तो यानी कि वो तो फिर सब लोग समान नहीं हुए ना। बात समझ में आई? तो कौन कौन से इसके एक्सेप्शन केस हैं याद रख लेना। कुछ राज प्रमुख जो होंगे, राज प्रमुख मतलब मान के चलो इटली के प्रधानमंत्री हमारे यहां पर आए, राज प्रमुख अन्य देशों के, चीफ ऑफ द नेशन ऑफ अदर कंट्रीज, या आपका मान के चलो फ्रांस के आपका यहां पर कोई आपका वहां से रिप्रेजेंटेटिव आए आपका, तो वो क्या हो जाएंगे? विशेष व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, राज प्रमुख होते हैं इसके अपवाद। आपका राष्ट्रपति होते हैं हमारे, राष्ट्रपति साहब, भैया किसी की हत्या कर दें तो भी मुकदमा इन पर नहीं चलेगा, पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। प्रेसिडेंट साहब हो गए हमारे, ऐसे ही हमारे राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब हैं, कोई प्रतिक्रिया इन पर भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि भाई क्या बोलेंगे
कि उस समय ये कार्यालय में है, अपने पोस्ट पर हैं ये, तो कार्यालय में किए गए किसी भी